हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। देखिए यहाँ तो बहुत सारा गंदा हो गया है, तो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। एक्चुअली ये पेन ही मेरी ना थोड़ा सा स्याही कलर वाली है, तो पूरे दोनों पेज पे फैल जा रही है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का एक मेरा था कौन सा, बायो फार्मास्यूटिक्स, नहीं मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये मेरा सब्जेक्ट है जो कि एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का। इसमें से हमारी यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 4 में हम लोग पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिए पूरी तरह से, जो कि हमारे आर्या फार्मेसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं मिलेगा तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और सर्च करिए, आर्या फार्मेसी पब्लिक चैनल है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सीरियल वाइज नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आपका क्या है, फिर इसके बाद आपका था इंट्रानोजल नोजल इंट्रानोजल रूट इंट्रानोजल रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इंट्रानोजल रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, तो यहाँ पे हमने आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया है। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो इंट्रानोजल रूट डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, एनाटॉमी क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसका फैक्टर अफेक्टिंग हमने बता दिया है, एप्लीकेशन भी बता दिया है। हम मेनली क्या बात कर रहे थे, फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो फैक्टर अफेक्टिंग में हमारा देखो पहला वाला हो गया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग हो गया, लाइपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग ये भी हो गया है, ड्रग कंसंट्रेशन ये भी हो गया है, पीएच ऑफ फार्मुलेशन ये भी हो गया है। तो ये भी हमने नेक्स्ट वाले वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, और ये आपको नेक्स्ट वाले वीडियो पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सीरियल वाइज जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं वहां से मिल जाएंगे। आज हम बेसिकली बात करेंगे पार्टिकल साइज के बारे में। क्या बात करेंगे, पार्टिकल साइज की। जैसा कि आप सबको पता है, सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि स्मॉलर पार्टिकल साइज जो रहते हैं, स्मॉलर पार्टिकल साइज आसानी से क्या होते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं, मतलब कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कारण क्योंकि इसके बीच का जो सरफेस एरिया होता है वो हायर देखने को मिलता है। स्मॉलर पार्टिकल साइज होने के कारण सरफेस एरिया हायर देखने को मिलता है। जैसे आप उसको देख रहे, नमक, नमक दो टाइप के होते हैं। एक आपका इतने बड़े साइज में नमक आता है जिसको हम लोग भुना हुआ नमक के नाम से जानते हैं, और एक टाटा का नमक आता है। ठीक है, अगर आप दोनों नमक को डालेंगे पानी में, 2 गिलास पानी ले लीजिए, यहाँ पे भी पानी और यहाँ पे भी पानी, ठीक है, इसको भी पानी में डाल दीजिए और इसको भी पानी में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि जो छोटा वाला नमक है वो जल्दी डिजॉल्व होता है एज कंपेयर टू लार्ज वाले नमक साइज का, लार्ज पार्टिकल साइज का। तो वही कह रहे हैं कि जो स्मॉलर पार्टिकल साइज होते हैं वो आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन भी आसानी, डिजोल्यूशन आसानी से होता है, उसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन भी आसानी से होता है। तो जितने भी आपके लार्ज पार्टिकल साइज होते हैं वो आसानी से क्या होते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं। और सॉरी स्मॉलर पार्टिकल साइज जितने होते हैं वो आसानी से डिजॉल्व और पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल साइज से यही रिलेटेड है कि पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंस ड्रग डिपोजिट्स ऑफ द ड्रग इन द नेजल कैविटी। यहाँ पे पार्टिकल साइज से ये रिलेटेड है कि जो पार्टिकल साइज होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिपोजिट को। अगर ज्यादा छोटे पार्टिकल साइज होते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज पार्टिकल साइज होते हैं, तो डिपोजिट कर जाते हैं, इकट्ठा कर जाते हैं। कहाँ पे, नेजन कैविटी में। नेजन कैविटी में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट और उसका पार्टिकल साइज लार्ज होने के कारण वो आसानी से इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। very large particle size may not reach the absorption site effectively इफेक्टिवली। मतलब अगर बहुत ज्यादा पार्टिकल साइज का ले रहे हैं ड्रग, तो वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, अपने एब्जॉर्प्शन साइड से एब्जॉर्ब ही नहीं होता। अगर जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक कैसे पहुंचेगा। एंड ऑप्टिमाइज पार्टिकल साइज प्रोवाइड बेटर रिटेंशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर आप इस जितने से जितने पार्टिकल साइज का ऑप्टिमम करेंगे, मतलब कि पार्टिकल साइज मतलब कम पार्टिकल साइज लेंगे, जो ड्रग आप यूज कर रहे हैं उसके जो पार्टिकल साइज है स्मॉल रहेंगे, तो आपको बेटर एब्जॉर्प्शन मिलेगा और बेटर रिटेंशन भी एक दवा को देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इतना सीधा सीधा समझ लीजिए, स्मॉलर पार्टिकल साइज का बेटर एब्जॉर्प्शन होता है एज कंपेयर टू लार्जर पार्टिकल साइज का। अगर आप इंट्रानोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से कोई भी दवा डिलीवर करने वाले हैं, उसका फार्मूलेशन बना रहे हैं, तो जो ड्रग
का जो पार्टिकल साइज होगा वो वेरी स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर नेजन ब्लड फ्लो, कौन सा है नेजन ब्लड फ्लो। नेजन ब्लड फ्लो में हमने आपको सिर्फ यही बता दिया था, देखो पहले भी हमने आपको बता दिया था कि ब्लड फ्लो क्या होते हैं। ब्लड फ्लो, तो जहां पे ब्लड फ्लो हाई होते हैं वहां पे एब्जॉर्प्शन भी हाई देखने को मिलती है। ब्लड फ्लो क्या होता है, अगर जहां पे हाई होता है वहां पे एक दवा का एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है, हाई देखने को मिलेगा। अगर यही ब्लड फ्लो कम है तो एब्जॉर्प्शन भी आपका कम देखने को मिलता है। तो ये अगर नेजन के कैविटी के थ्रू नेजन जहाँ पे नोज है, जहाँ से दवा पेनिट्रेट कर रही है, अगर वहां पे ब्लड फ्लो कम है तो वहां पे एब्जॉर्प्शन कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पे ब्लड फ्लो ज्यादा है तो वहां पे बेटर एब्जॉर्प्शन होगा। तो देख लेते हैं रिच ब्लड सप्लाई इन द नेजन कैविटी, ठीक है। प्रमोट रैपिड एब्जॉर्प्शन, अगर नेजन नेजन म्यूकोसा के पास अगर ब्लड सप्लाई बहुत ही फास्ट होगी, बहुत ही तेजी से होगी, तो वहां पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन रैपिड होगा, ठीक है। इंक्रीज ब्लड फ्लो, इनहेंस ड्रग अपटेक इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो वही कह रहा है कि मतलब ये समझ में आया, ब्लड सप्लाई नेजन म्यूकोसा के यहाँ अगर ब्लड सप्लाई रैपिड होगी, तेजी से होगी, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन भी तेजी से होगा। अगर हम नेजन कैविटी के यहाँ पे या फिर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं, जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा वो इनहेंस कर देगा ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, ड्रग आसानी से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर सातवां कौन सा है, सातवां आपका है मस्कुलरिटी क्लियरेंस। कौन सा है, मस्कुलरिटी क्लियरेंस। ये जो मस्कुलरिटी क्लियरेंस है वो भी आपका इंट्रानोजन इंट्रानोजन इंट्रानोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करने का काम करती है। कैसे इफेक्ट करती है, देखो कभी कभी नाक बहुत जाम रहती है, बहती है, सर्दी जुकाम बुखार होते हैं तो उसमें देखा करिए बलगम का सिक्रीशन होता है। आप नोजन के थ्रू दवा लिए हैं, फिर आप जाकर अपनी नाक को साफ कर दिए, नाक को क्लियर कर दिए, तो उसके थ्रू भी आपकी दवा बाहर आ जाती है, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो मस्कुलरिटी क्लियरेंस भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। द नेजन कैविटी कैन होल्ड ओनली ए लिमिटेड वॉल्यूम, जो नेजन कैविटी होती है वो लिमिटेड अमाउंट में एक दवा को होल्ड करके रखती है। भाई इतनी सी तो हमारी नोज होती है इतने एरिया में, अब इतने एरिया में ही ना दवा को होल्ड करके रखेगी। ऐसा तो नहीं है कि एक गिलास की कैपेसिटी है, हम लोग उसमें एक बाल्टी पानी डाल रहे हैं और वो होल्ड कर लेगा, तो ऐसा हम लोग उम्मीद नहीं करेंगे। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रग एक नोजन कैविटी में स्टोर होती है। मैक्सिमम कितना होती है, 25 से 200 माइक्रोलीटर पर नोस्ट्रिक में स्टोरेज रहती है। मतलब वॉल्यूम क्या है, अबाउट 25 से 20 माइक्रोमीटर, 25 से 200 माइक्रोलीटर पर नोस्ट्रिल में कंटेन की रहती है, ठीक है। मतलब नोज के पास वो होता है। एक्सेस वॉल्यूम में ब्रेन इनटू द हॉट रिड्यूस एब्जॉर्प्शन, अगर बहुत ज्यादा आप जैसे कि बहुत ज्यादा नोज में पानी वगैरह चला जाता है, देखते हैं सब कहते हैं पानी चढ़ जाता है, गले से निकल जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में ड्रग का वॉल्यूम देंगे तो वो ड्रग वॉल्यूम क्या होगी, ब्रेन पे भी चढ़ जाएगी और आपके थॉट्स के थ्रू पेट में अंदर चल जाएगी, जहां पे आपका एब्जॉर्प्शन भी कम देखने को मिलेगा। तो ये जो मस्कुलरिटी होती है ये भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपके एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द फार्मुलेशन। viscosity of the formulation, increase viscosity, prolong the resistance time of the drug in the nasal cavity। देखो this may improve absorption by reducing brain hemorrhage। ये कह रहा है अगर हम जितना ही दवा की विस्कोसिटी मतलब जो चिपचिपा पदार्थ होता है, अगर हम जितना ही दवा के विस्कोसिटी नेचर में कन्वर्ट करेंगे, वो कुछ टाइम तक रिटेंशन करेगा, कुछ टाइम तक रोक के रखेगा, आपके नेजन कैविटी में कुछ टाइम तक रोक के रखेगा। जब वो दवा रुक कर कुछ टाइम तक रहेगी तो वो भाई धीरे धीरे मूव करेगी। अगर एक गिलास पानी और एक गिलास गुड़, जो एकदम वो वाला गुड़ बना दीजिए ना, जिसका जो राब बोलते हैं, वो वाला डालिए, एक गिलास पानी एक गिलास राब, आप उसको फेंकेंगे तो जो राब है वो थोड़ा धीरे धीरे मूव करती है और जो पानी है वो बहुत तेजी से मूव करता है, क्योंकि जो पानी है वो उसका विस्कोसिटी कम है और जो राब है जो गुड़ है उसका विस्कोसिटी ज्यादा रहती है। इसलिए विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण वो धीरे धीरे मूव करती है, जिसकी वजह से वो नोजल कैविटी में काफी टाइम तक इकट्ठा स्टोर रहती
होती है तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन भी वहाँ से इसी वजह से वहाँ से एब्जॉर्प्शन उसका इंक्रीज होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर इसके बाद नौवां कौन-सा है एंजाइमेटिक कैविटी एक्टिविटी एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है कि कुछ ऐसे भी एंजाइम होती हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करती है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। देखिए एंजाइम प्रेजेंस इन द नोजन कैविटी कैन मेटाबोलाइज सर्टेन ड्रग बिफोर एब्जॉर्प्शन। देखो अब कुछ दवा भी ऐसी होती कुछ एंजाइम भी ऐसी होती है जो हमारे नोजन कैविटी के पास प्रेजेंस होती है। वो जब एंजाइम होती है तो वो हमारे दवा को मेटाबोलाइज करने लगती है। देखो लीवर के पास एक एंजाइम होती है जिसको CYP450 के नाम से जानते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम होती है लीवर के पास। ये मेनली किसमें इन्वॉल्व होती है? ड्रग के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है। ये दवा का मेटाबोलाइज करती है जहां से बेस्ट प्रोडक्ट भी बना देती है। मतलब 100 mg का दवा है उसका बेस्ट प्रोडक्ट बनाई 20 mg में और बचा कितना 80 mg तो यही 80 mg आपके ब्लड में रीच करती है। तो एंजाइम एक्टिविटी हमारे नोज के पास भी कुछ ऐसी एंजाइम प्रेजेंस होती है जो दवा के मेटाबॉलिज्म कराने लगती है नोज के पास ही। नोज के पास ही क्या करती है? दवा का मेटाबॉलिज्म भी कराने लगती है। जब दवा का मेटाबॉलिज्म होगा तो जाहिर सी बात है अगर आपने 100 mg खाया है 100 mg में अगर वो एंजाइम मेटाबोलाइज की तो 40 mg बेकार कर दी सिर्फ कितना बचाई 60 mg तो 60 ही mg आपके कहाँ पहुंचेगा? ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगा। जब रिक्वायरमेंट है आपको मतलब 4 रोटी खाने की अगर हम आपको एक ही रोटी देंगे तो आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। वैसे दवा है वो दवा 500 mg में होकर ठीक कर रही है बीमारी को। अगर आप वहां पे सिर्फ 300 mg देंगे तो वो दवा तो कमजोर पड़ेगी ना बीमारी से। तो वही है तो यहाँ पे एक दवा की बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉपर एक्शन नहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो जो ड्रग कंसंट्रेशन है पीएच है देखो फैक्टर अफेक्टिंग कितने में है? एक आपका है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग, लाइपोसिटी ऑफ द ड्रग। ठीक है, फिर इसके बाद ड्रग कंसंट्रेशन है, पीएच ऑफ फार्मूलेशन है, पार्टिकल साइज है, नेजन ब्लड फ्लो है। ठीक है, फिर तीसरा सातवां कौन सा है? म्यूकोनरिटी है। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ द फार्मूलेशन है, एंजाइम एक्टिविटी है। तो जो ड्रग कंसंट्रेशन है सॉरी यहाँ से देखते हैं जो मॉलिक्यूलर वेट है, डाइपोसिटी है और आपका ड्रग कंसंट्रेशन है, पीएच है। इसको हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दिया, आप वहां से देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में पार्टिकल साइज, नोजन ब्लड फ्लो, ठीक है, और म्यूकोनरिटी क्लियरेंस और विस्कोसिटी फार्मूलेशन, एंजाइम एक्टिविटी को हम आज के इस वीडियो में बताए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आज की क्लास अगर आपको समझ में आया तो भी एक बार मैसेज कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो भी बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी।